बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 7707, उसका मई जून 2018 का पेपर 1 करने जा रहे हैं। और पेपर 1 आपको पता है कि मल्टीपल चॉइस से रिलेट करता है। तो आज हम मई जून 2018 को करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहता है कि विच स्टेटमेंट अबाउट अ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम इज़ करेक्ट, कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के मुतालिक कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। देयर आर 4 चॉइसेस गिवन इन द क्वेश्चन एंड वी आर आस्क्ड कि इसमें से कौन सी चॉइस सही है। फर्स्ट लेट मी नो कि मैं आपको बताऊं कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग और मैनुअल अकाउंटिंग के अंदर क्या फ़र्क होता है। कि देखिए, मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के अंदर द ओनली डिफरेंस इज़ दैट कि फिर हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। ईआरपी सिस्टम्स चल रहे होते हैं, लाइक सेप का नाम आपने सुना होगा और एकल का नाम सुना होगा। ये तमाम के तमाम जो बड़ी कंपनीज़ हैं या जो मिड साइज़ की कंपनीज़ हैं, स्काला है और डिफरेंट सॉफ्टवेयर आते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं कि अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। अकाउंटिंग बेसिकली जैसे मैनुअल अकाउंटिंग अगर आप करने के लिए जाएं तो उसके अंदर ये होता है कि बाकायदा जर्नल एंट्रीज़ रिकॉर्ड करेंगे, लेजर पोस्टिंग होगी, ट्रायल बैलेंस बनेगा और ये सब मैनुअली रजिस्टर्स के अंदर। जितना बड़ा बिज़नेस, जब ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं आई थी तो जितना छोटे बिज़नेस के लिए तो आसान था कि रजिस्टर के अंदर रिकॉर्डिंग करें। बड़ी कंपनीज़ के लिए दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम कि रिकॉर्डिंग के लिए ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट, बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स डिपार्टमेंट हुआ करते थे, बिकॉज इतनी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। लाइक बेवरेज कंपनी आप देखें कि इतनी बोटल्स आप बेच रहे हैं और स्मॉल स्केल के ऊपर जितने बिज़नेस हैं, जो जैसे आप एफएमसीजी कहते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यूनिलीवर की प्रोडक्ट्स आप देखें जो एक बड़ी बल्क क्वांटिटी के अंदर फ़रोख्त हो रही हैं। अब इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करना मैनुअली, दैट वाज अ कम्बरसम थिंग, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया था। जब टेक्नोलॉजी आई तो टेक्नोलॉजी ने हेल्प ये करी आगे कि ये तमाम चीज़ें जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनवाइस हो गई आपकी जो चेक के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं, तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स की अगर आप पोस्टिंग कर दें सिर्फ ले जाके, तो ये पूरा सिस्टम बैकएंड के ऊपर इंटीग्रेटेड होता है। और इंटीग्रेटेड होने के बाद में आपको जर्नल एंट्री भी पास करने की ज़रूरत नहीं है। आप पोस्टिंग करेंगे, ऑटोमेटिकली जर्नल एंट्रीज़ भी, डेबिट को जहाँ जाना है वो डेबिट साइड पे चला जाएगा। जो चीज़ रिसीव कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली तौर पे लेजर पोस्टिंग हो गई, ट्रायल बैलेंस भी खुद बन जाएगा। इवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी जो है वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से आप निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखें, बेसिक प्रिंसिपल वही है कि इनपुट आउटपुट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, कि जो कुछ आप पोस्टिंग करेंगे वही इसके अंदर से निकलेगा। तो टेक्नोलॉजी ने हेल्प ये करी कि बहुत बड़े बड़े जो काम थे, जो बहुत प्रॉब्लमेटिक थे, टाइम कंज्यूमिंग थे, उनको आसान कर दिया। एरर के चांस बहुत मिनिमाइज़ हो गए। कि अगर आप बात करें कि जब आप ये डेबिट क्रेडिट की पोस्टिंग कर रहे होंगे तो इसी एंड से क्या होगा कि ट्रायल बैलेंस जब भी आपका बनेगा मैनुअली, तो ये होता था कि फिर देयर आर प्रॉब्लम्स कि आपने कोई एंट्री ओमिट कर दी, कोई एंट्री आपने गलत पोस्ट कर दी, डेबिट को क्रेडिट की जगह लिख दिया, क्रेडिट को डेबिट की जगह लिख दिया। तो जब ये सब आप करते हुए जा रहे थे, लेकिन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के अंदर ये एरर जो है ऑलमोस्ट मिनिमाइज़ हो जाते हैं। आपका ट्रायल बैलेंस, यू विल फाइंड द ट्रायल बैलेंस ऑलवेज इन एग्रीमेंट और आपको हेल्प आउट करेगा। तो बेसिकली आज के दौर में अगर हम अकाउंटेंट की बात करें तो अकाउंटेंट जो है वो बेसिकली बिजनेस मैनेजर कहलाता है, फाइनेंस मैनेजर कहते हैं। कि एनालिटिकल स्किल जो है वो बहुत ऊपर चली गई है, कि आपकी जो एनालिटिकल स्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं ये बेसिकली बहुत ज़रूरी है कि सब कुछ आपको सीखना। लेकिन इनमें से मेजॉरिटी चीज़ें जो हैं ये बैक एंड के ऊपर हो रही होती हैं अकाउंटिंग की, जिनको हम आज सीख रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको सीखेंगे नहीं तो आपको कंसेप्ट ही समझ में नहीं आएगा। लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एंड मैनुअल अकाउंटिंग, जो मैंने आपको बताया। तो अब कौन कौन सी चीज़ें, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस कोई नहीं है। टेक्नोलॉजी क्या हेल्प कर रही है कि मिनिमाइज़ कर रही है, आपके काम को आसान कर रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैनुअल में हो रहा था वो कंप्यूटराइज में नहीं हो रहा होगा। बस ये कि ह्यूमन इंटरवेंशन जो है, कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट्स जो है वो कम हो गई है। जिस काम को करने के लिए 200 लोग चाहिए होते थे, अब वो 4-5 लोग बैठ के सुकून से वही काम कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी ने आपको इस एंड के ऊपर हेल्प करी है कि अब आप एनालिसिस करें, डिफरेंट रिपोर्ट्स क्रिएट करें बिज़नेस के लिए और डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प आउट करें जो लोग बिज़नेस को चला रहे हैं। अब आते हैं, ये था इसका बैकग्राउंड जो मैंने आपको बताया। अब हम 4 चॉइसेस को देखते हैं।
पहली चॉइस है द जर्नल लेजर डजंट इंक्लूड नॉन करंट एसेट्स अकाउंट, के जर्नल लेजर जो है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के अंदर वो नॉन करंट एसेट्स अकाउंट्स जो है उसमें शामिल नहीं होते। तो ये तो इनकरेक्ट है, जैसा कि मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉन करंट एसेट्स बिल्कुल जर्नल लेजर के अंदर होंगे, अगर नॉन करंट एसेट्स नहीं होंगे तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बनेगी। तो ये चॉइस हमारी इनकरेक्ट है। द इनकम स्टेटमेंट ऑलवेज शोज ए प्रॉफिट, अगर ऐसा हो जाए तो दुनिया के सारे लोग फिर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के ऊपर ही चला जाएंगे, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट हमेशा प्रॉफिट शो करेगी। तो इट्स इनकरेक्ट, ऐसा नहीं है। अगर बिजनेस के हालात सही नहीं है और वो लॉस कमा रहा है तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से जो कुछ निकलेगा वो फिर लॉस ही निकलेगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं होता। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डजंट इंक्लूड नॉन करंट एसेट्स, कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर नॉन करंट एसेट्स नहीं होते। अगेन इट्स इनकरेक्ट। कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तो आपको पता है कि होती है एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज़, जो है ये अकाउंटिंग इक्वेशन अपना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है, जो अकाउंटिंग इक्वेशन है यही असल में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। द ट्रायल बैलेंस ऑलवेज बैलेंसेस, कि ट्रायल बैलेंस जो है वो हमेशा बैलेंसेस होगा, ये बिल्कुल सही बात है। कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट्स क्योंकि नहीं है, आप पोस्टिंग आप कर रहे हैं बेसिक डॉक्यूमेंट से, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होती है तो फर्स्ट एंड के ऊपर ही आइडेंटिफाई हो जाती है, और ट्रायल बैलेंस आपका जो है वो एग्रीमेंट के अंदर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम कह सकते हैं कि हमारी डी चॉइस जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, विच ग्रुप कंटेन्स ओनली लाइबिलिटीज़, ये बताइए कि कौन सा ग्रुप जो है उसके अंदर सिर्फ लाइबिलिटीज़ मौजूद है। अब देखें, अकाउंटिंग के अंदर दूसरा बड़ा कंसेप्ट ये होता है कि अगर हम बात करें कि आपको रिकग्निशन होनी चाहिए किसी भी अकाउंट की। अगर कोई भी अकाउंट आपके सामने आता है तो वो 4-5 बड़ी कैटेगरीज़ जो हैं उनको आपको देखते ही समझ में आ जाए कि यार ये एसेट है, ये लाइबिलिटी है। एसेट वो है जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको मिलेगा, लाइबिलिटीज़ वो हैं जिनको आपको पे ऑफ करना है, रेवेन्यू वो है जो आपने अर्न किया है। तो एसेट्स जो है वो आपकी समझ आ गया, लाइबिलिटीज़ समझ आ गई। एक्सपेंसेस वो हैं कि जिनका बेनिफिट्स आपको मिल गया। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग आई मीन टू से फॉर डिनर, आपने डिनर पे जाने से पहले पैसे आपके पास मौजूद थे, लेकिन जैसे ही आपने डिनर करा तो फिर जब आप पेमेंट करेंगे तो क्या करेंगे कि पेमेंट तो आपने कर ली, ये एक्सपेंस बन गया आपका, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो गया आपका, क्योंकि अब वो जो पैसे आपके पास थे वो अब रेस्टोरेंट वाले के पास चले गए, क्योंकि इन पैसों का बेनिफिट्स जो है वो आपको मिल गया। तो हर वो चीज़ जिसका बेनिफिट्स आपको मिल जाए उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। आई गिव यू अनदर एग्जांपल कि अगर डेप्रिसिएशन आप नॉन करंट एसेट्स देखें कि नॉन करंट एसेट्स को जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो फिर उसका साल के साल आप क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालते हैं। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या शो करता है कि नॉन करंट एसेट्स का इतना हिस्सा हमने इस्तेमाल कर लिया, मकसद उसका बेनिफिट्स आपको मिल गया। एक गाड़ी है आपके पास, अगर उसकी लाइफ 5 साल है और वो $100,000 की आपने ख़रीदी, तो क्या हुआ कि हर साल $20,000 आप यूज़ कर रहे हैं, उसका बेनिफिट्स उठा रहे हैं, तो वो एक्सपेंस में चला जाएगा। तो अगर ये रिकग्निशन आपके पास अकाउंट्स की है तो ये बड़ा हलवा किस्म का सवाल है। हम देखते हैं इसको बैंक लोन, ए चॉइस के अंदर कहता है बैंक लोन बिल्कुल हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि बैंक से अगर लोन लिया तो हमें उसे पे ऑफ करना है। ट्रेड पेएबल्स, वो माल जो हमने बेचने के लिए ख़रीदा, बिल्कुल अगर ये इसकी हमें पेमेंट करनी है तो ये भी लाइबिलिटी है। प्रीपेड रेंट, अलबत्ता ये है कि प्रीपेड रेंट का मकसद है कि वो रेंट जो एडवांस के अंदर हमने पे करा, एडवांस के अंदर अगर हम कोई चीज़ पे कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट्स फ्यूचर में हमें मिलेगा, तो ये हमारा करंट एसेट्स है। तो ये चॉइस हमारी इनकरेक्ट हो गई। बी में आते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मकसद है कि बैंक में आपने अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसे बैंक से निकलवा लिए और बैंक को ये रकम पे ऑफ करनी है, तो ये आपकी लाइबिलिटी है। ट्रेड पेएबल मैं आपको ऊपर बता के आ रहा हूँ। अनपेड वेजेस का मकसद है कि कुछ लोगों ने आपके लिए काम करा, जो आपके यहाँ काम करते हैं, उन्होंने काम तो कर लिया लेकिन उनकी वेजेस अभी तक आपने पे नहीं करी, तो फिर डेफिनेटली आपको पे करना है। हर वो चीज़ जो आपको पे ऑफ करनी है वो आपकी लाइबिलिटी है। तो चॉइस बी अगर हम देखें तो फिर चॉइस बी के अंदर तीनों चीज़ें जो हैं हमारी लाइबिलिटी को शो करती हैं, तो वी कैन सेफली से कि चॉइस बी हमारी करेक्ट चॉइस है। जैसे ए के अंदर चॉइस डी हमारी थी और बी के अंदर जो है 2 के अंदर जो है चॉइस बी हमारी सही है। सी में देखें वो कहता है कैश एट बैंक दे रहा है, ये एसेट्स है, हमारा इन्वेंट्री दी हुई है डी के अंदर, तो ये बाकी चॉइसेस हमारी इनकरेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो चॉइस बी है वो करेक्ट है। नंबर 3 में कहता है व्हाट इज़ द अकाउंटिंग इक्वेशन, ये बताइए कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, आई मीन टू से ट्राई टू रिफ्रेश योर कंसेप्ट कि अकाउंटिंग इक्वेशन आप दोबारा ले जाते हो बेसिक की तरफ कि एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज़।
एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज़ जो है ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। एसेट्स को, इक्विटीज़ को मज़ीद, जैसे करंट एसेट्स को भी हम दो हिस्सों के अंदर तोड़ देते हैं, इसको करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स जो है वो दो हिस्सों के अंदर बढ़ जाते हैं। करंट एसेट्स हो गए जिनका बेनिफिट्स विद इन अ ईयर आपको मिलेगा, और नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जिनका बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर आपको मिलेगा। इक्विटीज़ को फिर हम करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी और प्लस ऑनर इक्विटी। करंट लाइबिलिटी वो है जो विद इन अ ईयर आपको पे करनी है, नॉन करंट लाइबिलिटी वो है जो मोर देन 1 ईयर, 1 साल के बाद आप पे करेंगे, और ऑनर इक्विटी तो आपको पता है जो जिसका बिजनेस है उसकी जो इक्विटी है उसका कैपिटल जो आ जाता है। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसकी तरतीब चेंज करूं आप और यूं करूं कि करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स, और इसमें से माइनस कर दूं मैं करंट लाइबिलिटी को। ये जो देख रहे हैं इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे जो करंट लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी है, अगर मैं इक्वेशन के इस तरफ उठा के लाऊंगा तो करंट लाइबिलिटी माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू ऑनर इक्विटी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, फ़र्ज़ करें कि इफ़ यू स्टार्टेड ए बिज़नेस, आपने अगर कोई कारोबार शुरू किया और आप कारोबार शुरू करेंगे, कुछ पैसा आप बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। वो जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसकी मदद से आप क्या करेंगे, कोई शॉप फॉर एग्जांपल आपने ख़रीदी, फर्नीचर वगैरह आपने उसके अंदर डलवाया, जो माल आपको बेचना है वो ख़रीद कर लेकर आए। उसके बाद कुछ माल आप उधार भी ख़रीदेंगे, कुछ लाइबिलिटीज़ हैं जो आपको बैंक से कुछ लोन ले लिया आपने, तो ये बैंक से लोन लिया और कुछ लोगों से जो माल उधार ख़रीदा, ये आपकी लाइबिलिटीज़ हैं। एसेट्स वो हैं जो आपकी दुकान के अंदर पड़ा हुआ है, दुकान इटसेल्फ आपका एसेट है, आपने ख़रीदी है। इन्वेंट्री जो उसके अंदर पड़ी हुई है आपका एसेट है। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट आपका एसेट है। अगर मैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आपसे कहूँ कि भाई ये बताएं कि आपका अब कैपिटल कितना है, कितना पैसा है आपका इसके बिज़नेस के अंदर, तो आप क्या कहेंगे? आप मुझसे कहेंगे कि देखें ये हमारे एसेट्स हैं, ये मेरे एसेट्स हैं, इनको मैं बेचूंगा तो पैसा आएगा, और ये मेरी लाइबिलिटी है जो मुझे पे करनी है। तो अपने एसेट्स में से अगर मैं लाइबिलिटी को पे कर दूंगा तो बाकी मेरा कैपिटल है जो मेरा बिजनेस के अंदर माल लगा हुआ है। ये बड़ा सिंपल किस्म की लॉजिक है। आ रही है आपकी समझ में बात? तो यही कंसेप्ट अकाउंटिंग इक्वेशन का कंसेप्ट है कि अगर मैं एसेट्स में से जो मेरे असासे हैं उसमें से अगर मैं लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर दूं तो बाकी जो कुछ बचेगा वो मेरा कैपिटल है, उसमें प्रॉफिट भी जमा होता आ जाएगा। तो एक मैं आपको एक थोड़ा सा एक बड़ा मज़े का एक वाक़या सुनाता हूँ। स्टोरी भी है, लतीफ़ा समझ लें, इसे जॉब समझ लें कि एक सीपीए, अमेरिकन डिग्री है, सीपीए एक बंदा जब कर आया तो उसका जो फादर था वो बिज़नेस बहुत अरसे से बिज़नेस कर रहा था, कारोबार कर रहा था। तो ये जो उसका जो लड़का था जब ये सीपीए करके अकाउंटिंग की डिग्री लेकर आया तो उसने देखा कि उसका जो बाप है वो अकाउंटिंग कहीं प्रैक्टिकली कर नहीं रहा है, कोई उसके रजिस्टर में रिकॉर्डिंग नहीं है, बस उसका एक रिटेल शॉप है, वो बैठता है और बेच रहा है। तो उसको बड़ी हैरानी हुई, उसने अपने बाप से पूछा कि फादर से कि यार आप ये बताएं कि आपने इतने अरसे के अंदर क्या कमाया, आप तो अकाउंटिंग ही नहीं कर रहे हैं। उसने कहा देखो बेटा, बात ये है कि मैंने $500 से ये बिज़नेस शुरू किया था। उसके बाद हर साल तुम लोग हमारे घर का जो खर्चा है और तुम लोगों की तालीम पे इतने पैसे खर्चा हुए, बिज़नेस को शुरू करे हुए 20 साल हो गए हैं, इसको जमा करते जाओ। आज मेरे पास ये असासे हैं और ये लाइबिलिटीज़ मुझे पे ऑफ करनी है, तो अगर तुम इसको माइनस कर दो तो मेरे पास ये बचा हुआ है, यही मेरी इनकम है। तो कंसेप्ट क्या है अकाउंटिंग का? कंसेप्ट भी यही है कि अकाउंटिंग क्या करती है, बस चीज़ों को फॉर्मलाइज कर देती है थोड़ा सा। बाकी वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी के अंदर कभी अकाउंटिंग नहीं पढ़ी वो भी आपको अपने इर्द गिर्द बिज़नेस करते हुए नज़र आएंगे। अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो एग्जैक्टली बताएंगे कि उन्होंने कब से काम शुरू किया था, इतने पैसों से काम शुरू किया, इतना खर्च कर दिया, इतने उनके पास आज मौजूद है, आप देख लें कि उन्होंने प्रॉफिट कितना कमाया। तो टाइम पीरियड कुछ नहीं होता है अकाउंटिंग के अंदर। हम ये करते हैं, बाकायदा फॉर्मल एजुकेशन सीखते हैं और एक सर्टेन किस्म की चीज़ें हम सीख रहे होते हैं जो अभी हम सीख रहे हैं यहाँ पे। तो ये हेल्प आउट करती हैं कि अगर आप फॉर्मल तरीके से चीज़ें करेंगे तो आपको और आसानी होगी।
तो अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने आपको समझाई कि क्या होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन 4 चॉइसेस हमें दी हुई हैं। इन 4 चॉइसेस के अंदर अगर हम देखें तो पहली चॉइस है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू कैपिटल। और देखें एग्जैक्टली क्या है, अभी जो मैं समझा के आ रहा हूँ आपको कि जितने एसेट्स हैं उसमें से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो कैपिटल आ जाता है हमारा। तो यही अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो चॉइस ए जो है वो हमारी सही है। चॉइस बी में तो ये एसेट्स में लाइबिलिटीज़ को प्लस कर रहा है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर लाइबिलिटीज़ में से एसेट्स को माइनस कर रहा है, ये भी प्लस, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर लाइबिलिटीज़ माइनस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स बता रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो चॉइस ए जो है, जो अभी हमने समझा भी कि चॉइस ए जो है वो हमारी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। उमर रिटर्न फॉल्टी गुड्स टू यास्मीन। उमर ने फॉल्टी गुड्स जो है वो यास्मीन को वापस कर दी। द सप्लायर, यास्मीन जो है वो उमर की सप्लायर है। विच डॉक्यूमेंट डिड उमर सेंड टू यास्मीन, ये बताएं कौन सा डॉक्यूमेंट उमर ने यास्मीन को भेजा। आप थोड़ी देर के लिए एज्यूम करें कि यू आर उमर, आप उमर हैं और यास्मीन से आपने कुछ माल ख़रीदा था, उसमें से कुछ माल यास्मीन को आपने वापस कर दिया। तो आप क्या करेंगे कि जब आपने माल ख़रीदा होगा यास्मीन से तो आपने परचेजेस को डेबिट किया होगा और ट्रेड पेएबल को क्रेडिट किया होगा। लाइबिलिटी है ना, वो आपको यास्मीन को पे ऑफ करना था। कुछ चीज़ें आपने यास्मीन को फॉल्टी जो थी वो वापस कर दी। तो आप क्या एंट्री पास करेंगे, आप करेंगे ट्रेड पेएबल को डेबिट करेंगे यास्मीन, और परचेजेस रिटर्न जो है उसको आप क्रेडिट कर देंगे, या रिटर्न आउटवर्ड जिसको आप कह लें। तो आपने क्या करा, आपने ट्रेड पेएबल को डेबिट करा। डेबिट क्यों करा, क्योंकि लाइबिलिटी जब डेबिट होती है तो इसका मकसद है डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, कि ये पैसा आपको अब देना यास्मीन को नहीं है क्योंकि माल वापस चला गया। तो अगर आपने डेबिट करा तो यास्मीन को आप क्या बताएंगे, यास्मीन को आप बताएंगे कि मैंने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया है और ये पैसे मैं आपको नहीं दूंगा। क्योंकि आपने ट्रेड पेएबल को डेबिट किया है तो जो नोट आप भेजेंगे उस नोट का नाम है डेबिट नोट। ये बड़ा सिंपल किस्म का कंसेप्ट है। मैनी स्टूडेंट्स कंफ्यूज, उनकी समझ नहीं आता कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है। मैं बड़े आसान तरीके से आपको समझाता हूँ, ये बात जहन के अंदर रखिएगा, कभी गलती नहीं होगी। डेबिट नोट जो है वो कौन इशू करता है, डेबिट नोट जिसने माल ख़रीदा होता है वो डेबिट नोट इशू करता है जब रिटर्न करता है चीज़ों को। और क्रेडिट नोट कौन करता है, इसी को थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लें कि आप यास्मीन हैं। यास्मीन की जगह अपने आप को रखकर सोचें कि यास्मीन के पास क्या होगा। यास्मीन, जब इसने, उमर ने यास्मीन को वापस करा तो यास्मीन के पास ये माल वापस आया होगा। तो यास्मीन क्या एंट्री पास करेगी, सेल्स रिटर्न को डेबिट करेगी और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करेगी। ट्रेड रिसीवेबल का मकसद है कि ये पैसा उसे उमर से अब नहीं मिलेगा। ये जो ट्रेड रिसीवेबल को वो क्रेडिट करेगी, तो जब इसके पास, यास्मीन के पास डेबिट नोट उमर की तरफ से आएगा तो यास्मीन उसे क्रेडिट नोट इशू करेगी क्योंकि उसने उसके अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो ये जर्नल एंट्री को आप जहन के अंदर रखें। जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप ये देख लिया करें कि यार जर्नल एंट्री के अंदर डेबिट हो रहा है अकाउंट या क्रेडिट हो रहा है। तो अगर डेबिट हो रहा है तो डेबिट नोट इशू हो रहा है, और अगर क्रेडिट आप कर रहे हैं अकाउंट को तो क्रेडिट नोट। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारी जो बी चॉइस है, क्योंकि हम उमर, इस वक्त उसने उमर रखकर हमसे पूछा है कि उमर का बताएं कि कौन सा डॉक्यूमेंट उमर जो है वो यास्मीन को भेजेगा। तो ये उमर क्या करेगा, मैंने आपको समझा दिया कि ट्रेड पेएबल को क्योंकि डेबिट किया है उसने, तो वो क्या करेगा, वो यास्मीन को डेबिट नोट भेजेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बी चॉइस हमारी जो है करेक्ट हो गई, और डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट भी मैंने आपको समझाया। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। जेकब सेटल्ड द अकाउंट ऑफ अहमद। जेकब ने अहमद के अकाउंट को सेटल्ड कर दिया। क्रेडिट सप्लायर, अहमद जो है वो एक्चुअली क्रेडिट सप्लायर है और जेकब उससे माल ख़रीदता है। ही मेड द फॉलोइंग एंट्रीज ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ हिज कैश बुक। उसने ये एंट्रीज़ अपनी कैश बुक की क्रेडिट साइड पर करी। क्रेडिट साइड पर क्या करा उसने, अहमद का नाम लिख के डिस्काउंट एक तो मिल गया उसे $5 का, और बैंक में उसने पेमेंट कर दी। अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री आपसे पूछूं तो आप क्या करेंगे, जेकब अपने पास जर्नल एंट्री क्या पास करेगा, जेकब ये करेगा क्योंकि पेमेंट कर रहा है तो अहमद के अकाउंट को डेबिट करेगा, $200 से बैंक को क्रेडिट करेगा क्योंकि बैंक के थ्रू $195 उसके पास से जा रहे हैं, और एक डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि ये डिस्काउंट उसको मिला है, ये इनकम है उसकी, तो डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करेगा $5 से। तो जेकब की किताबों के अंदर जो एंट्री होगी वो क्या होगी, अहमद लाइबिलिटी, जिसको हम ट्रेड पेएबल भी कह सकते हैं, ट्रेड पेएबल अहमद को डेबिट हो जाएगा अहमद, और बैंक क्रेडिट होगा क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं, और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगा।
कहता है कि विच एंट्रीज डिड जेकब मैक ऑन द डेबिट साइड ऑफ अहमद इज अकाउंट, के अहमद के अकाउंट में डेबिट साइड के ऊपर जेकब क्या एंट्री पास करेगा। देखें, अहमद का अगर मैं लेजर बनाऊं, ये मैं जेकब का अकाउंटेंट हूं और मैं अहमद का लेजर बना रहा हूं, तो अहमद को मैंने डेबिट किया। अभी मैं जर्नल एंट्रीज आपको समझा के आ रहा हूं कि अहमद के अकाउंट को मैंने डेबिट किया, तो अहमद के लेजर में डेबिट साइड के ऊपर क्या लिखूंगा मैं, एक तो बैंक लिखूंगा $195 से, और एक डिस्काउंट रिसीव्ड लिखूंगा $5 से। ये दो चीज़ें लिखूंगा। अब हम चेक करते हैं 4 चॉइसेस में से, पहले में तो बैंक दे रहा है, ये इनकरेक्ट है। दूसरे में भी बैंक दे रहा है $200 से, ये भी करेक्ट है। तीसरे में कहता है बैंक और डिस्काउंट अलाउड, अलाउड तो नहीं है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। डी में अलबत्ता कहता है कि बैंक जो है वो डेबिट साइड पर $195 से आएगा और डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो $5 से आएगा। ये बिल्कुल सही है। अभी हम देख कर भी आ रहे हैं कि बैंक क्रेडिट हुआ है और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हुआ है, और लेजर में डेबिट साइड पर ये दो चीज़ें आ रही हैं। यही वो हमसे पूछता है कि डेबिट साइड ऑफ अहमद इज़ अकाउंट। तो हम सेफली कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो डी चॉइस है हमारी वो सही है, और उसकी लॉजिक मैंने आपको समझाई। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, व्हाट मे अ क्रेडिट बैलेंस ऑन अ लेजर अकाउंट रिप्रेजेंट, कि एक लेजर के अंदर जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। लेजर के अंदर क्रेडिट बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करेगा, इन चारों में से कौन सी चीज़ है जिसका क्रेडिट बैलेंस आएगा, आ सकता है, और वो रिप्रेजेंट क्या करेगा। तो कौन सा अकाउंट है। देखिए, एक्रूड इनकम क्या होती है। एक्रूड इनकम का मकसद तो ये है कि आपने इनकम अर्न कर ली, लेकिन वो इनकम अभी तक आपको मिली नहीं है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल, से फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ प्रॉपर्टी, यू हैव रेंटेड इट आउट, नाउ योर टेनेंट आई मीन टू से डिडंट पे यू द रेंट फॉर द लास्ट 3 months, दिस इज़ योर एक्रूड इनकम, कि पिछले 3 महीने का किराया जो उसने आपको नहीं दिया वो आपकी एक्रूड इनकम है, और नॉर्मली इसका डेबिट बैलेंस होता है, तो ये तो डेबिट साइड पे चली जाएगी। एसेट, आपको पता है कि एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, ये भी क्रेडिट साइड के ऊपर नहीं होगा। और एक्सपेंसेस जो है इसका भी डेबिट बैलेंस नॉर्मली होता है, तो क्रेडिट बैलेंस नॉर्मली नहीं होगा इसका। अलबत्ता प्रीपेड इनकम, जो डी वाला पार्ट आप देख रहे हैं, प्रीपेड इनकम जो है वो क्रेडिट साइड के ऊपर जा सकती है, और मैं क्रेडिट बैलेंस ऑन लेजर अकाउंट रिप्रेजेंट व्हाट, क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्रीपेड इनकम जो है वो ये शो करेगी। चौथी चॉइस जो हमारी है, इसका मकसद ये हुआ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपका कोई टेनेंट है, उससे 15,000 रुपीज़ आपको रिसीव करने हैं, तो आप क्या करेंगे, लेजर के अंदर डेबिट साइड के ऊपर लिखेंगे कि रेंट रिसीवेबल आपको कितना है 15,000। उसने 15,000 के बजाय आपको 20,000 रुपीज़ पे कर दिए, तो अगर मैं लेजर के अंदर ये डेबिट साइड के ऊपर 15,000 लिखूं जो आपको रेंट लेना है किसी अपने टेनेंट से, और वो अगर 20,000 रुपीज़ का रेंट आपको दे देता है, तो आप देखें डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। एक्चुअली ये 5,000 का क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि बोथ साइड शुड बी इक्वल। तो क्रेडिट साइड के ऊपर तो 20,000 दिया हुआ है, डेबिट पे जस्ट 15,000 है, तो 5,000 का क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, और दिस इज़ योर प्रीपेड इनकम, के एडवांस के अंदर ये इनकम आपके पास आ गई है। तो जो 6 क्वेश्चन है उसके अंदर हम कह सकते हैं कि सेफली हमारा जो में क्रेडिट बैलेंस ऑन ए लेजर अकाउंट रिप्रेजेंट, तो रिप्रेजेंट प्रीपेड इनकम करता है क्रेडिट बैलेंस को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारी जो राइट चॉइस है वो डी चॉइस हमारी हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, द फॉलोइंग पार्टली कंप्लीटेड अकाउंट अपीयर्ड इन एडवर्ड सेल्स लेजर, कि जो एडवर्ड का जो लेजर है सेल्स लेजर, उसके अंदर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। क्या नज़र आ रही है, एन इसकी एडवर्ड की कोई कस्टमर है, एन को इसने क्रेडिट माल बेचा $21,500 का, एंड एन ने जो है इसको $500 का सेल्स रिटर्न का मकसद ये है कि इसको माल वापस कर दिया $500 का। ऑन 29 अप्रैल को एन पेड $10,000 बाय चेक, एन ने एडवर्ड को $10,000 की पेमेंट कर दी चेक के ज़रिए, एंड वाज गिवन ए कैश डिस्काउंट ऑफ $200, और उसको कैश डिस्काउंट एडवर्ड ने $200 का दिया। कहता है विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट ऑन 30 अप्रैल, ये बताइए कौन सा स्टेटमेंट जो है 30 अप्रैल को सही है। एन और एडवर्ड $10,800, क्या एन को पैसे देने हैं एडवर्ड को $10,800, या एन को पेमेंट करनी है $11,200 की, या एडवर्ड को पेमेंट करनी है एन को 10,000। तो एडवर्ड को तो पेमेंट करनी नहीं है, इसलिए तो स्ट्रेट इनकरेक्ट हो गया, और एडवर्ड और एन ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो सी और डी की तो कोई लॉजिक बनती नहीं है। अलबत्ता ए और बी में हम ज़रा चेक करते हैं कि कौन सी बात सही है।
तो देखिए बहुत सिंपल है, लॉजिकली तौर पर भी आप यूँ समझें थोड़ी देर के लिए, कीप योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ एडवर्ड, कि आप एडवर्ड हैं थोड़ी देर के लिए और एन आपका कोई एन आपकी कोई कस्टमर है, एन को आपने $21,500 का माल भेजा। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, एन ने $500 का माल आपको वापस कर दिया, तो आप क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। $21,500 में से इफ़ आई डिडक्ट $500 आई गेट $21,000, ये $21,000 बचा। एन ने मजीद आपको $10,000 की पेमेंट कर दी, तो आप ये $10,000 भी माइनस कर दें, तो अब आपके पास $11,000 बचते हैं। $200 का मजीद आपने डिस्काउंट भी दे दिया, ये पैसा भी आपको नहीं मिलेगा, तो अब यू गेट $10,800। आपके पास $10,800 आते हैं जो एक्चुअली आपको एन से रिसीव करने हैं। और चॉइस ए अगर आप देखें तो ए के अंदर वो लिख रहा है कि एन ओड एडवर्ड $10,800 के एन को पेमेंट करनी है एडवर्ड को $10,800 की। तो चॉइस ए हम सेफली कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमारी चॉइस ए जो है वो राइट चॉइस है। कैलकुलेशन मैंने करके आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, द टोटल ऑफ ए ट्रायल बैलेंस डिडंट एग्री। ट्रायल बैलेंस का टोटल एग्री नहीं है। द टोटल ऑफ द डेबिट कॉलम वाज $13,400 के डेबिट साइड का जो टोटल था वो $13,400 था। इट वाज फाउंड दैट द परचेजेज रिटर्न परचेजेज जर्नल हैड बीन ओवरकास्ट बाय $195। ये पता चला बाद में कि परचेजेज जर्नल आप समझते हैं ना, जिसके अंदर जितनी क्रेडिट परचेजेज होती हैं, जिस किताब के अंदर वो रिकॉर्ड करते हैं उसे परचेजेज जर्नल कहते हैं। और परचेजेज जर्नल की फिगर उठ के ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाती है, तो परचेजेज जर्नल जो है वो ओवरकास्ट हो गया। ओवरकास्ट का मकसद समझ रहे हैं कि जब उसका कैलकुलेशन कर रहे थे तो $195 से हमने उसे ज़्यादा लिख दिया। इसका मकसद है परचेजेज जो है वो कॉस्ट है और डेबिट बैलेंस होता है उसका, तो डेबिट साइड के ऊपर $195 आपने ज़्यादा लिख दिए। आगे आते हैं, एंड गुड्स बॉट फ्रॉम सप्लायर एक्स। सप्लायर एक्स से हमने $85 की चीज़ें खरीदी थी, हैड बीन इनकरेक्टली क्रेडिटेड टू वाई। सप्लायर वाई के अकाउंट में लिख दी। देखें इसका तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि सप्लायर एक्स की जगह आपने सप्लायर वाई के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी, तो एक्चुअली लाइबिलिटी तो रिकॉर्ड हो गई ना क्रेडिट साइड के ऊपर, एक्स की नहीं हुई वाई की हो गई, तो इसका तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा ट्रायल बैलेंस के ऊपर। अलबत्ता ये ओवरकास्ट का मकसद है कि डेबिट साइड आपकी ज़्यादा है $195 से। हैव यू गॉट माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग कि लाइबिलिटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। आपने एक्स को क्रेडिट करना था, देखिए ये मैं आपको समझाता हूँ, ये परचेजेस डेबिट, एक्स का अकाउंट क्रेडिट $85 से, ये एक्चुअली एंट्री पास करनी थी। एंट्री क्या पास हो गई, परचेजेस डेबिट, वाई क्रेडिट 85 से। तो देखिए वाई लाइबिलिटी है, परचेजेस और जो लाइबिलिटी है वो तो सही जगह रिकॉर्ड हुई, गलती सिर्फ ये हुई कि एक्स की जगह वाई का अकाउंट रिकॉर्ड हो गया, तो इसका तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा ट्रायल बैलेंस पे। ट्रायल बैलेंस आपका टाईबैक होगा, लाइबिलिटी आपने सही रिकॉर्ड करी है, एक्सपेंस से परचेजेस भी सही रिकॉर्ड करी। लाइबिलिटी के अंदर मिस्टेक सिर्फ ये है कि एक्स की लाइबिलिटी के बजाय आपने वाई की लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर दी, जिसको आप सही कर देंगे बाद में। लेकिन परचेजेस जर्नल जो है वो ओवरकास्ट हो गया, यानी डेबिट साइड आपकी 195 से ज़्यादा रिकॉर्ड हुई हुई है, यह आपकी एरर है आपका। कहता है व्हाट वाज द टोटल ऑफ द क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ये बताइए ट्रायल बैलेंस का जो क्रेडिट कॉलम था जब आप बना रहे थे उसका बैलेंस कितना था। तो उसका बैलेंस डेफिनेटली $195 से कम होगा। अगर मैं इस 13,400 जो डेबिट वाला टोटल दे रहा है इसके अंदर से मैं अगर 195 को माइनस कर दूं जो गलती से डेबिट साइड के ऊपर ज़्यादा लिखा हुआ है, तो 13,205 मेरे पास आता है। और 13,205 का मकसद है कि एक्चुअली क्रेडिट साइड के ऊपर ये रकम लिखी हुई होगी। आपकी समझ में आई मेरी बात कि डेबिट साइड $195 से ज़्यादा है, तो इसका मकसद है क्रेडिट साइड $195 से कम होगी। तो मैंने डेबिट में से 195 को जो एरर मैंने अभी बताया वो मैंने माइनस कर दिया। 13,205 तलाश करते हैं कि 4 चॉइसेस में कहीं दिया हुआ है, तो देखें चॉइस बी के अंदर 13,205 आपको दे रहा है वो, तो एक्चुअली क्रेडिट साइड का जो टोटल होगा ट्रायल बैलेंस का वो होगा 13,205। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हम ये कह सकते हैं कि चॉइस बी हमारी जो है वो राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आते हैं, लियू इज़ अनेबल टू पे द डेट ही ओज टू सैम। के लियू जो है इज़ अनेबल टू पे द डेट्स ही ओज टू सैम, के सैम जो है बेसिकली वो सैम का कस्टमर है लियो,
और लियो जो है उसकी पेमेंट हालत ये हो गई है कि वो अब ये लाइबिलिटी पे ऑफ करने के काबिल ही नहीं है। विच एंट्री डिड सैम मैक टू राइट ऑफ दिस बैड डेट, कौन सी एंट्री जो है वो सैम अपनी किताबों के अंदर करेगा। ये मैं टाइम एंड अगेन समझाता चला आ रहा हूँ। अगर आप क्राचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएँ तो इररिकवरेबल डेट्स के ऊपर पूरा मेरे लेक्चर्स हैं 2-3, वो देख लें। इसके अलावा पास्ट पेपर्स मैंने कराए हैं बहुत बड़ी तादाद में। पेपर 2 के अंदर ये पूरे पूरे क्वेश्चंस आते हैं, ये मैंने कराए हुए हैं। आपको समर 2018 तक जो है वो मिल जाएंगे ये पेपर, प्रीवियस जितने भी हैं। इसके अलावा अगर आप आते हैं तो MCQs के अंदर ये रिपीट हो रहा है। और इसका बेसिक आप याद रखें, मैं रिपीट करने के लिए फिर बताता हूँ कि जब भी किसी कस्टमर को राइट ऑफ करने के लिए आप जाएँ तो राइट ऑफ करने का जो आपका जो अकाउंट होता है, इसका मकसद है अब इस कस्टमर से पैसा आपको मिलेगा ही नहीं। जब मिलेगा ही नहीं पैसा तो इसके एंट्री पास करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल जो आपका एसेट है उसको क्रेडिट करते हैं। और इररिकवरेबल डेट्स, जैसे अब नॉर्मली टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी चेंज है, तो इररिकवरेबल डेट्स को कर देते हैं। बैड डेट्स होता था तो आप बैड डेट्स एक्सपेंस या इररिकवरेबल डेट्स डेबिट करेंगे और लीव के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो आप अगर चॉइस बी देखें, चॉइस ए गलत है, इनकम स्टेटमेंट के अंदर नहीं जाएगा। चॉइस बी अगर आप देखें तो चॉइस बी 9 के अंदर वो आपको कहता है बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और लीव को अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और फिर ये बैड डेट्स अकाउंट जब क्लोज होगा तो ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर चला जाएगा। लेकिन जर्नल एंट्री का कंसेप्ट याद रखिएगा, व्हेन एवर यू आर गोइंग टू राइट ए कस्टमर अकाउंट्स ऑफ, तो यू विल बी डेबिटिंग द बैड डेट्स और इररिकवरेबल डेट्स डेबिट, एंड ट्रेड रिसीवेबल या उस पार्टी के अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। कीप इट इन योर माइंड फॉर द एंट्री ऑफ राइटिंग द कस्टमर ऑफ। तो 9 के अंदर चॉइस बी हमारी जो है वो राइट चॉइस है। हम आते हैं 10 के अंदर। 10 में कहता है राशिद मेंटेन्स द प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 5%, कि राशिद जो है वो मेंटेन्स करता है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 5% के हिसाब से ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ट्रेड रिसीवेबल जो भी हर साल के एंड में आता है उसका ये एस्टीमेट करता है कि 5% इसको नहीं मिलेगा। ट्रेड रिसीवेबल ओड $40,000 ऑन 31 मार्च 2017। ट्रेड रिसीवेबल जो साल के शुरू में 31 मार्च 2017 को $40,000 था, एंड ट्रेड रिसीवेबल ओड $46,000 ऑन 31 मार्च 2018। और ईयर एंड के ऊपर जो ट्रेड रिसीवेबल था, जो कस्टमर से पैसे लेने थे, वो 46,000 थे। कहता है विच जर्नल एंट्री शुड राशिद मैक ऑन 31 मार्च 2018, तो क्या एंट्री पास होगी। तो देखिए इसके अंदर एक कंसेप्ट ये है, क्योंकि इसकी पॉलिसी यही है कि ये 5% मेंटेन करता है। तो सबसे पहले तो आप ओपनिंग का निकालें, ये 40,000 आपका दे रहा है, ताकि आपको पता चले कि साल के शुरू में प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स जो इसने इस सवाल के अंदर नहीं दिया, वो आपको पता चले कि इसका प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस कितना चला आ रहा था पीछे से। तो इसका 5% अगर मैं निकालता हूँ तो ये $2,000 बनते हैं। इसका मकसद है साल के शुरू के अंदर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का जो बैलेंस था वो 2,000 रुपीज़ का आपके पास पड़ा हुआ। तो आप कहेंगे यार ये कहाँ से आ गया, तो लॉजिक इसकी क्या है, ये पॉलिसी आपको बता रहा है, लेकिन इसने बताया कि साल के शुरू में जो बैलेंस था 40,000, तो डेफिनेटली इस 40,000 का भी तो 5% इसके पास होगा ना, वो दिया नहीं है इसने आपको। ये इसका ट्रिकी पार्ट है इसका। तो आप सबसे पहले ओपनिंग का निकाल के साइड में रख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स मेरे पास कितना पड़ा हुआ है पहले से। फिर इस 46,000 का निकाल कर देखें। इस 46,000 का अगर मैं 5% निकालता हूँ तो 46,000 का अगर मैं तो ये $2,300 बनता है। अब ये $2,300 साल के एंड में आपको रिक्वायर्ड है, लेकिन शुरू के अंदर कितना पड़ा हुआ है, ऑलरेडी आपके पास 2,000 पड़ा हुआ है। तो एक्चुअली आपको कितना रिक्वायर्ड है साल के एंड में, आपको रिक्वायर्ड है $300 का। Have you got the point? This is the tricky point, because the provision for doubtful debt balance is not given. Your concept should be clear कि provision for doubtfuls actually is the amount which you estimate at the end of the year कि how much you are not going to receive from your customers. It's an estimation. तो there is a policy कि वो परसेंटेज आपको रिसीवेबल की दे देता है। तो ओपनिंग का भी जो बैलेंस था, तो डेफिनेटली ये पॉलिसी तो पीछे से चलती चली आ रही है, तो ओपनिंग का भी तो कोई प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स होगा, वो गायब था, वो हमने निकाल लिया। तो हमें पता चल गया कि भाई इतना तो ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है। साल के एंड पे जब मैंने निकाला तो मुझे पता चला 2,300 रिक्वायर्ड है। तो फिर मैंने कहा कि ओपनिंग में इतना पड़ा हुआ था, माइनस करके निकाल लिया। और इसकी एंट्री क्या पास होती है, इसकी एंट्री याद रखिएगा, इसकी एंट्री इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करते हैं और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को
क्रेडिट कर देते हैं। रिपीट करें दोबारा, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। तो अब आते हैं, देखते हैं इसने हमसे क्या पूछा है। तो ए पार्ट अगर आप देखें तो ए इसने इत्तेफाक से बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स $300 से क्रेडिट, ये एंट्री सही है। बी में तो ये 2300 की रकम दे रहा है, ये इनकरेक्ट है। सी के अंदर 300 से डेबिट कर रहा है, ये भी इनकरेक्ट है। और डी भी इनकरेक्ट है। आप देख रहे होंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 2300, ये इनकरेक्ट। एक्चुअली राइट एंट्री आपकी ये है कि $300 से। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर वी कैन सेफली से कि द आर चॉइस, ए चॉइस जो है वो हमारी सही है। अब 11 के अंदर हम आते हैं। 11 के अंदर ये कहता है कि व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ ए रेवेन्यू रिसीट, कि रेवेन्यू रिसीट्स की एग्जाम्पल बताइए। अब रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स के अंदर क्या फ़र्क होता है, ये अगर आपकी समझ में आ जाएगा तो ज़िंदगी आसान है। अगर ये समझ में नहीं आया है तो लाइफ इज़ इन आई मीन टू से हॉट वाटर। तो कैपिटल रिसीट वो होती है जब भी नॉन करंट एसेट्स वगैरह से आप अगर पेमेंट कर रहे हैं या नॉन करंट लाइबिलिटीज़ से जो पैसा आ रहा है, ये सब कैपिटल रिसीट आपकी कहलाती है। और अगर मिसाल के तौर पे रेवेन्यू नेचर की जितनी चीज़ें हैं, आप माल बेच रहे हैं, माल बेच के जो पैसा कमा रहे हैं, आप कोई अदर इनकम से पैसा आपके जितने भी इनकम स्टेटमेंट के अंदर अकाउंट जाते हैं, अगर उनसे कोई पैसा आपके पास आ रहा है तो वो रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो अकाउंट हैं जितने अपीयर हो रहे होते हैं, अगर वहाँ से कोई पैसा आपके पास आ रहा है या जा रहा है तो वो कैपिटल रिसीट कहलाता है। ये मैं आसान लफ्ज़ों के अंदर आपको समझा रहा हूँ। तो अब आते हैं हम यहाँ पर। कहता है चेक रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ ए नॉन करंट एसेट्स एट बुक वैल्यू। चेक रिसीव हुआ आपको नॉन करंट एसेट्स आपने बेचे वहाँ से। नॉन करंट एसेट्स कहाँ जाता है, नॉन करंट एसेट्स जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। वो बिका पैसा आया तो हमने कहा यार ये तो कैपिटल रिसीट है, मैं आपको समझा के आ रहा हूँ। आगे कहता है कि आप प्रॉफिट मेड ऑन द सेल ऑफ ए नॉन करंट एसेट्स, प्रॉफिट आपने कमाया नॉन करंट एसेट्स की फरोख्त पे। प्रॉफिट कहाँ लेके जाएंगे आप, प्रॉफिट लेके जाएंगे इनकम स्टेटमेंट के अंदर। और इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो चीज़ जाती है, मैंने आपको क्या कहा, वो रेवेन्यू रिसीट कहलाती है। कि प्रॉफिट आपने कमा लिया तो वो रेवेन्यू रिसीट है आपके, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट के अंदर आप प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते हैं जो नॉन करंट एसेट्स की फरोख्त से आपको फ़ायदा हुआ। अ लोन फ्रॉम ए बैंक दैट इज़ रीपेएबल इन 2020, के एक लोन जो है वो आपने लिया बैंक से, ये 2020 में पे ऑफ करेंगे आप जाके। मैंने फिर वही बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जितनी चीज़ें जा रही हैं उनसे जो पैसा आ रहा है जा रहा है वो कैपिटल रिसीट कहलाती है। लोन जो 2020 के अंदर पे करेंगे ये कहाँ रिकॉर्ड करेंगे आप, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा, तो ये भी कैपिटल रिसीट हो गई आपकी। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट सप्लायर फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, आपने फौरी पेमेंट करी जिससे कस्टमर ने, सप्लायर ने आपको डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट रिसीव्ड इज योर इनकम एंड यू विल बी रिकॉर्डिंग डिस्काउंट रिसीव्ड इन इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो रही है तो आप कहेंगे जी ये तो रेवेन्यू रिसीट है मेरी। तो इसका मकसद हुआ क्वेश्चन नंबर चॉइस 2 और चॉइस 4 जो है हमारी क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर, ये फिर हमारी रेवेन्यू रिसीट जो मैंने लॉजिक समझाई। तो ए में कहता है 1 and 3 ये इनकरेक्ट हो गया, बी में कहता है 1 and 4 ये इनकरेक्ट हो गया, सी में कहता है 2 and 3 ये इनकरेक्ट हो गया, डी में अलबत्ता कहता है 2 and 4। और हमने देखा कि 2 and 4 जो है 2 के अंदर क्योंकि प्रॉफिट मेड ऑन द सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स था, इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर रहे थे, और डी जो है डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम स्टेटमेंट, तो ये रेवेन्यू रिसीट है। तो चॉइस डी क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमारी जो है वो सही होती है। आगे आ जाएं 12 के अंदर, कहता है जॉन पेड 18,000 फॉर मशीनरी, कि जॉन ने 18,000 पेमेंट करी मशीनरी की ऑन 1 जनवरी 2016। 1 जनवरी 2016 को इसने ये मशीनरी ख़रीदी $18,000 में। ही डेप्रिशिएटेड हिज एसेट्स, उसने अपने एसेट्स को डेप्रिशिएट किया यूजिंग द डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट 5% पर एनम। 5% पर एनम का रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, ये नाम है इसके, जब भी इसको निकालें तो इसका फार्मूला ये होता है डेप्रिसिएशन निकालने का कि बुक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई रेट
डिमिनिशिंग रेट, जो भी आपको डेप्रिसिएशन का रेट दे रहा है। बुक वैल्यू कब आती है? बुक वैल्यू हमेशा कब आएगी? किसी एसेट में से अगर उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें, जितना आपने उसे इस्तेमाल कर लिया है, तो वो बुक वैल्यू आ जाएगी। उस पर इस रेट को आप अप्लाई कर दें। तो आगे पूछता है व्हाट वाज द बैलेंस ऑन प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2018। 1 जनवरी 2018 को प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस बता दें। तो लाइफ इज़ सिंपल, हमें पता है कि हमने 1 जनवरी 2016 को जो ख़रीदा, तो 2016 का पूरा साल का डेप्रिसिएशन हमें निकालना है, और फिर 2017 यानी 2 सालों का अगर हम डेप्रिसिएशन निकाल लें तो फिर इन दोनों को जमा कर लें तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो चलें जी, ज़िंदगी आसान करते हैं थोड़ी देर के लिए। और वो कैसे करते हैं? वो ये करते हैं कि हम 18,000 का, ये जो 18,000 है, इसका हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं पहले 2016 का। रेट है 5%, क्योंकि पहले साल तो 2016 है, इसमें तो ख़रीदी है। तो 18,000 का 5% निकाला आपने, $900 बनता है। अब आ जाएं 2017 के अंदर। 2017 में आप क्या करेंगे? पहले इस 18,000 में से इस 900 को माइनस करें। मैंने जैसा कि आपको समझाया था कि बुक वैल्यू के ऊपर ये रेट अप्लाई होता है। बुक वैल्यू कब आएगी? जब आप कॉस्ट में से जितना डेप्रिसिएशन निकल चुका है, एक्यूमुलेटेड है, वो माइनस करें तो बुक वैल्यू आ जाएगी, उस पर ये रेट अप्लाई कर दें। तो 18,000 में से 900 को माइनस करें और फिर मल्टीप्लाई कर दें 5%, तो 855 आता है। ये जो 855 है, पहले साल का डेप्रिसिएशन 900 था और दूसरे साल का डेप्रिसिएशन 855 है। तो इस 855 में इस 900 को प्लस कर दें तो 1755 आता है। ये टोटल प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है 1755। 2 सालों का जो जमा किया हुआ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 1755, मैंने आपके सामने निकाल कर दिखाया। और देखें चॉइस ए जो है 12 के अंदर, उसमें वो 1755 का क्रेडिट बैलेंस आपको दे रहा है। और ये क्रेडिट होता है, याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। क्योंकि देखें 1755 आपने, उसने चॉइस बी में भी आपको दे रहा है, लेकिन चॉइस बी में लिख रहा है डेबिट। डेबिट इज़ इनकरेक्ट। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्रेडिट होता है, क्योंकि एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। इसीलिए जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं तो नॉन करंट एसेट्स में से प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस होता है 1755, हमने निकाला। और क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर राइट चॉइस हमारी ए है। बी सी डी ये इनकरेक्ट हैं। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का फार्मूला मैंने समझाया आपको। क्या होता है कि बुक वैल्यू के ऊपर रेट अप्लाई करते हैं। आगे आ जाएं 13 के अंदर। 13 में कहता है मोटर व्हीकल कॉस्ट $20,000। एक मोटर व्हीकल है, उसकी कॉस्ट $20,000 की है। इट वाज सोल्ड फॉर $12,000। ये $12,000 के अंदर फरोख्त हो गई। एट द डेट ऑफ डिस्पोजल द मोटर व्हीकल हैड बीन डेप्रिशिएटेड बाय 7,200 के मोटर व्हीकल डेप्रिशिएट हो गई थी $7,200 से। तो 20,000 में से अगर मैं $7,200 माइनस करूं तो बुक वैल्यू आ जाएगी 12,800। 12,000 में मैंने इसको बेच दिया, तो मैं $800 का मुझे लॉस हो गया। तो लॉस की एंट्री क्या पास करूंगा मैं? देखें हम क्या करते हैं, पहले तो आप लॉस और गेन कैलकुलेट करें। वो कैसे? जैसे मैंने वर्बल बताया, आप यहाँ लिख देते हैं। हम यहाँ पे इसको कैलकुलेशन फॉर लॉस और गेन ऑन डिस्पोजल, ये हेडिंग लगा दें आप। मैं जो आपको वर्किंग कराता हूँ, क्योंकि मैं तो आपको समझा रहा होता हूँ, जितनी वर्किंग मैं कराता हूँ, इसको जब आप एग्ज़ाम के अंदर करें तो बाकायदा हेडिंग लगा के प्रॉपर तरीके से इसको करिएगा। करें ऐसे ही जो मैं कर रहा हूँ, सिर्फ हेडिंग वगैरह लगा दें, ताकि एग्जामिनर को एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और यू विल बी एबल टू सिक्योर वेरी गुड मार्क्स। तो अब आ जाएँ इसके अंदर। इसकी मशीन कॉस्ट देखें कितनी है। मशीन की कॉस्ट थी, मोटर व्हीकल है बल्कि ये, तो आप यूँ लिख दें कि मोटर व्हीकल जो है वो $20,000 का थी आपने ली थी। और इसको आपने, इसका जो डेप्रिसिएशन है वो $7,200 है। तो इसमें से लेस कर दें आप प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन $7,200।
तो अगर मैं $20,000 में से $7,200 को माइनस करता हूँ, आई गेट $12,800। दिस इज़ माई बुक वैल्यू। ये मेरी बुक वैल्यू आ गई। मैंने बेचा कितने के अंदर? मैंने $12,000 के अंदर इसको बेचा, लेस सोल्ड। $12,000 के अंदर मैंने इसको बेच दिया। जब मैंने इसको $12,000 के अंदर बेचा तो बड़ा कॉमन सेंस है। देखिए, $12,800 की ये मोटर व्हीकल है, आपकी मोटर व्हीकल है यार। समझ लें थोड़ी देर के लिए कि आपने $20,000 में मोटर व्हीकल ख़रीदी थी, आपने इस्तेमाल कर लिया। जो इस्तेमाल का डेप्रिसिएशन था वो 7,200 था, तो 12,800 $12,800 की वैल्यू है। आप बेच रहे हैं $12,000 में, तो लॉस हो गया ना। आपको सिंपल समझने के लिए, लॉस ऑन डिस्पोजल। लॉस का मकसद क्या है? लॉस की एंट्री जब पास करेंगे तो इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करेंगे और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अगर प्रॉफिट, देखिए, अगर प्रॉफिट होता है तो इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होती है, और अगर लॉस होता है तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट होती है एंट्री के अंदर। ये बार बार रिपीट करें जो मैं कह रहा हूँ। अगर लॉस होगा तो इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करेंगे, अगर प्रॉफिट होगा किसी चीज़ की वजह से तो इनकम, क्योंकि इनकम रेवेन्यू क्रेडिट अकाउंट है, तो जितना ये क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी ये रेवेन्यू को, देखें ना, सेल्स क्या होता है? सेल्स भी रेवेन्यू अकाउंट है, क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट वाले अकाउंट्स अगर ज़्यादा होते हैं इनकम स्टेटमेंट में तो प्रॉफिट हो जाता है, और अगर डेबिट साइड वाले अकाउंट ज़्यादा हो जाते हैं तो लॉस हो जाता है। ये आप जहन के अंदर रखें। तो इनकम स्टेटमेंट सी पार्ट अगर आप देखें, पहले मैं कहता इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट, ये इनकरेक्ट है। इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं हुआ आपको। बी के अंदर तो बिल्कुल ही वो 8,000 की फिगर दे रहा है, हमारी फिगर थी $800 की। सी अलबत्ता देखें इसके अंदर सही कह रहा है, इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर दिया, ये लॉस रिकॉर्ड हो गया, और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। डी भी इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर वी कैन सेफली से कि हमारी सी चॉइस जो है वो राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर हम इस लेक्चर को ख़त्म कर देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, कंसेप्ट्स काफ़ी हैं जो आपने पढ़े। अगले लेक्चर के अंदर मैं ट्राई करूँगा कि ये पूरा पेपर मैं आपको करा दूँ, और इसमें जितने कंसेप्ट्स आपके इस्तेमाल करे हैं आपने, काफ़ी हमने सीखा है इसके अंदर कि क्या क्या करेंगे। इन सारे कंसेप्ट्स को आप रिफ़्रेश करें। इस वीडियो को जो मैंने रिकॉर्ड करी है इसका बेसिक पर्पज़ ये है कि आप इसको देखें पहले सुकून के साथ बैठ के, फिर बंद कर दें वीडियो, और इस पेपर को ख़ुद से लेकर बैठें, और इन चॉइसेस को आप खुद से लॉजिकली तौर पे समझ कर टिक करना शुरू करें। तो यह आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कंसेप्ट्स में आपके रिफ़्रेश कर रहा हूँ। और अकाउंटिंग के अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देयर आर ओनली टू थिंग्स। वन इज़ द क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट कि योर अंडरस्टैंडिंग लेवल शुड बी गुड, और सेकंड इज़ द प्रैक्टिस विच इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, टेक माई वर्ड्स, आई हैव बीन टेलिंग यू सिंस आई रिकॉर्डेड माई लेक्चर्स, if you are not practicing you won't be able to handle the paper in the examination hall. In accounting, I meant to say the most important thing is that your practice and your practice. तो प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है पास्ट पेपर्स। कराचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाएं तो बहुत बड़ी तादाद में पास्ट पेपर्स हैं जो हमने रिकॉर्ड कराए हैं आपके लिए। अगर आप उन्हीं को प्रैक्टिस कर लें ढंग से, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो फिर कमेंट्स में लिखें, हम उसको भी रिकॉर्डिंग कराएंगे। तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू गेट A+ इन योर एग्ज़ाम, नॉट ओनली इन O लेवल एग्ज़ाम बट इन फ्यूचर वट एवर यू आर गोइंग टू डू फॉर गेटिंग प्रोफेशनल डिग्री। और अकाउंटिंग जब तक आप पढ़ेंगे, ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अगर आपकी ढंग से समझ में आ जाती हैं तो यू वॉन्ट बी एबल, आई मीन टू से यू विल बी एबल टू डू अकाउंटिंग विद कॉन्फिडेंस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो होप आपकी समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर इसी सिलसिले के दूसरे लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।